वेलकम टू गोल्ड कैंपस। आज हम जो इडियम एंड फ्रेजेस की पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा है ना 1713 ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी है, उसका जो 1713 से लेकर 1791 तक सभी इडियम एंड फ्रेजेस को हम जो क्या करेंगे, ओरिजिन मतलब उसके ओरिजिन से याद करेंगे, उसे ट्रिक से याद करेंगे, फिर ऐसे नहीं होगा तो उसका एग्जाम्पल बताकर याद करेंगे। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, थ्रो और पुट आउट ऑफ गियर मतलब थ्रो आउट ऑफ गियर, इसका मतलब क्या है? टू डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ समथिंग। थ्रो और या पुट आउट ऑफ गियर का मतलब है टू डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की सामान्य कार्य प्रणाली को बिगाड़ देना या अस्त व्यस्त करना। क्या? किसी चीज की जो सामान्य कार्य प्रणाली है ना, उसको बिगाड़ देना या उसे अस्त व्यस्त कर देना। अब देखो, यह मुहावरा औद्योगिक क्रांति और मशीनों की युग से आया है। कहाँ से आया है? औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आया है। क्या है? जब किसी मशीन या गाड़ी का गियर अचानक निकल जाता है या काम करना बंद कर देता है, तो पूरी मशीन चलना बंद हो जाती है, तो उसका काम रुक जाता है। वहीं से इसका इस्तेमाल जीवन की किसी व्यवस्था या योजना को बिगड़ने के लिए होने लगा। मतलब थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब है टू डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ समथिंग। इसका मतलब हो गया याद? मतलब इसका मतलब है, ये इसका ये मुहावरा औद्योगिक क्रांति से आया है। जब किसी मशीन या गाड़ी का गियर अचानक निकल जाता था या काम करना बंद कर देता था, तो पूरी मशीन क्या हो जाती थी? चलना बंद हो जाती थी, तो उसका पूरा काम रुक जाता था। वहीं से इसका इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक कैसे है? कल्पना कीजिए कि आपके पास बाइक चला रहे हो और अचानक गियर टूट टूट कर बाहर गिर गया, मतलब गियर टूट कर आउट हो गया, बाहर गिरे। आपकी पूरी यात्रा क्या होगी? अस्त व्यस्त होगी और गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, जैसे द सडन स्ट्राइक थ्रू द एंटायर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आउट ऑफ गियर, मतलब अचानक हुई हड़ताल ने पूरी परिवहन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। क्या कर दिया? तो द सडन सडन स्ट्राइक थ्रू द एंटायर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आउट ऑफ गियर। थ्रू आउट ऑफ गियर का मतलब क्या है? मतलब अस्त व्यस्त करना, डिस्टर्ब करना। नेक्स्ट हमारा थ्रो ए फिट। थ्रो ए फिट का मतलब क्या है? थ्रो ए फिट का मतलब है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री और अपसेट। क्या होता है? थ्रो ए फिट का मतलब होता है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री और अपसेट होता है। थ्रो ए फिट का टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री और अपसेट होता है, मतलब ये मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा या भड़क जाना। क्या होता है? भड़क जाना, अत्यधिक गुस्सा। अब इसका ओरिजिन देखो, चिकित्सा विज्ञान मतलब साइंस में फिट का मतलब होता है दौरा पड़ना या मृगियाना होता था। चिकित्सा में जो फिट का मतलब होता है वो क्या होता है? दौरा पड़ना या मृगियाना होता है, जिससे इंसान शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है। 19वीं सदी के आते जाते इस शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाने लगा जो गुस्से में अपना आपा खो देता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता, मानो उसे कोई दौरा पड़ गया हो गया याद। थ्रो ए फिट, थ्रो ए फिट मतलब थ्रो ए फिट का मतलब होता है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। कैसे याद है? फिट का मतलब होता है मृगियाना। मिर्गी आती हो तो वह ऐसा ही करता है। कैसे करता है? तो मिर्गी आती है ना, वो लोग क्या करता है, इंसान का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है। क्या होता है? इंसान का जो शरीर है बेकाबू होकर क्या करने लगता है? कांपने लगता है। फिर 19वीं सदी के अंत में आते आते इस शब्द का प्रयोग ऐसे होने लगा कि जो गुस्से में अपने आप खो देता ना और पागल की तरह चिल्लाने लगता था, मानो उसे कोई मिर्गी का दौरा पड़ गया। अब ट्रिक ट्रिक से कैसे याद करो? जब कोई कपड़ा आपको फिट नहीं आता और दर्जी पैसे भी वापस नहीं करता, तो आपको बहुत भयानक गुस्सा आता है। याद हो गए एक ही बार में? मतलब थ्रो ए फिट मतलब फिट नहीं आया, दोनों तरह से याद हो जाओगे। वैसे भी देख लो आप, माई फादर थ्रू ए फिट व्हेन ही सा द ब्रोकन विंडो। थ्रू ए मतलब चाचा मेरे पापा को क्या आ गया? अत्यधिक क्रोधित हो गई जब उसने क्या देखा? एक टूटी हुई खिड़की देखी।
थ्रो ए इसी फिट, थ्रो ए इसी फिट, थ्रो ए इसी फिट का मतलब है टू हैव ए चाइल्डिश आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर, मतलब बच्चों की तरह नखरे दिखाना या बचकाना गुस्सा करना, थ्रो ए हिसी फिट होता है। अब ये मुहावरा अमेरिकी अंग्रेजी में से 20वीं सदी से मध्य है। इसी का मतलब होता है दो चीजों से मिलकर बना माना जाता है। पहला है हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मतलब अति उत्तेजित होना, हिस्टेरिकल इसी का मतलब क्या होता है, अति उत्तेजित होना। ये और दूसरा सांप की फुफकार, इस जब कोई बच्चा या बड़ा व्यक्ति बिना किसी गंभीर बात के पैर पटक कर फुफकार के होता है, इस मतलब फुफकार कर होता है तो उसको गुस्सा करता है तो उसे इसी फिट कहते हैं। इसी फिट मतलब सांप की तरफ वो ज्यादा रूसना, उसे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फुफकारना होता है। याद हो गया, इसी फिट का मतलब होता है फुफकारना। हम पहले इसमें कितने टोटल देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ है टोटल। तो पहले हम चार होते फिर कंप्लीट रिवीजन करेंगे, फिर पांच का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, फिर पूरा का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। चलते हम नेक्स्ट में। ट्रिक तो वही हो गई दो। द टोडलर मतलब थ्रू ही इसी फिट, छोटे टोडलर मतलब होता है छोटा बच्चा ने, थ्रू ही इसी फिट बिकॉज ही डिड नॉट गेट द कैंडी, उसे कैंडी नहीं मिली थी इसलिए उसने क्या मिला, बचकाना गुस्सा दिखाया। थ्रो ए स्पेनर इन द वर्क्स, थ्रो ए स्पेनर इन द वर्क्स मतलब थ्रो ए स्पेनर या रैच इन द वर्क का मतलब है, इसका मतलब है ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है एसएससी किसमें, जो सी एसएससी की एग्जाम में नो, थ्रो ए स्पेनर इन द वर्क्स का मतलब है, इसका मतलब है टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट्स ए प्लान फ्रॉम सक्सीडिंग, टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट्स ए प्लान फ्रॉम सक्सीडिंग मतलब किसी काम या योजना में अड़ंगा डालना, क्या डालना, अड़ंगा डालना या विघ्न डालना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम थ्रो ए स्पेनर इन द वर्क, मतलब थ्रो ए स्पेनर इन द वर्क मतलब किसी काम या योजना में क्या डालना, अड़ंगा डालना। बस याद हो गया होगा आपको। यह मुहावरा ब्रिटिश कारखानों से आया है, कहाँ से आया है, ब्रिटिश कारखानों, जिसमें स्पेनर या रेंच का मतलब ही होता था क्या, पाना, रिच क्या होता था, स्पेनर का मतलब होता है पाना, जिसे नट बोल्ट किसे जाते हैं, क्या होता है स्पेनर या रेंच का मतलब क्या होता है, स्पेनर या रेंच का मतलब होता है पाना। यदि कोई जानबूझकर गलती से चलती हुई मशीन के गियर या कलपुर्जों के बीच में लोहे का बारीक पाना फेंक दे तो पूरी मशीन तुरंत जाम हो जाती थी और टूट जाएगी, मतलब टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट ए प्लान फ्रॉम सक्सीडिंग, वहीं से गुस्से में आकर। तो इसे कैसे याद करोगे, इसे याद करो जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, वर्क्स कर रहा है, तो आपने उसमें लोहे का एक स्पैनर फेंक दिया तो काम वहीं रुक जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। याद हो गया, मतलब वी वर रेडी टू साइन द डील बट द सडन रेन थ्रू ए स्पैनर इन द वर्क्स, याद हो गया। नेक्स्ट हमारा थ्रो caution to the wind, throw caution to the wind मतलब to take a risk without worrying about the consequence, मतलब परिणामों की परवाह किए बिना बड़ा खतरा या जोखिम मोल लेना, थ्रो caution to the wind, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब जितने भी 1716 से लेकर 1721 तक बार बार रिपीट होते हैं ये। थ्रो caution द विंड का मतलब है टू टेक ए रिस्क विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसको मतलब परिणामों की अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ। प्राचीन काल में जब लोग किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ना या बर्बाद करना चाहते थे तो उसे हवा में उड़ा देते थे ताकि हवा में उसे बिखेर दे। यहाँ क्वेश्चन का मतलब सावधानी है, क्या है, सावधानी, अपनी सावधानी को हवा में फेंक देना ही मतलब क्या है, अपनी पूरी तरह बेपरवाह हो चुके और कोई खतरा भी उठाने के लिए तैयार है। आगे समझ, मतलब इसमें है थ्रो, क्वेश्चन का मतलब क्या है, काउशन मतलब सावधानी होता है इसका, टू द विंड, ठीक है, मतलब अपनी सावधानी को विंड में हवा में फेंक दिया तो मतलब आप लापरवाह। याद करने का तरीका कैसे है, वही आपने अपनी जो सावधानी काउशन है वो खिड़की से बाहर मतलब विंड, खिड़की से बाहर क्या फेंक दी, टू द विंड मतलब हवा में फेंक दिया, यानी आप बिना सोचे समझे जोखिम लेने के लिए तैयार है। एग्जाम्पल देखो, ही थ्रू caution टू द विंड एंड इन्वेस्टेड ऑल इज सेविंग्स इन द न्यू बिजनेस, ही थ्रू उसने मतलब उस परिणामों की परवाह किए बिना अपनी सारी पूंजी कहाँ जमा करा दी, नए व्यवसाय में।
थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू चैलेंज समवन टू ए कॉन्टेस्ट और फाइट। मतलब टू चैलेंज समवन टू ए कॉन्टेस्ट और फाइट मतलब किसी को चुनौती देना या मुकाबले के लिए ललकारना होता है। क्या होता है? किसी को चुनौती देना या मुकाबले के लिए ललकारना होता है। थ्रो डाउन। अब इसको कैसे याद करोगे? ये मुहावरा है जो कहाँ से आया है? ये आया है मध्यकालीन यूरोप से आया है। कहाँ से आया है? मध्यकालीन यूरोप के जो सूर्य योद्धा, मतलब नाइट से होता है ना, कि नाइट्स वो भारी लोहे के दस्ताने पहनते थे। क्या करते थे? भारी लोहे के दस्ताने पहनते थे, जिन्हें हम क्या बोलते थे? गंटलेट कहा जाता था। क्या कहा जाता? गंटलेट कहा जाता। अब जब एक योद्धा किसी दूसरे योद्धा को लड़ाई के लिए चुनौती देना चाहता था, तो वह अपने हाथ का भारी दस्ताना जमीन पर फेंक देता था, मतलब थ्रो डाउन कर देता था। अगर दूसरा योद्धा उस दस्ताने को जमीन से उठा लेता था, तो इसका मतलब है कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली। थ्रो डाउन द गंटलेट का मतलब है टू चैलेंज करना समवन को टू ए कॉन्टेक्स्ट और फाइट के लिए। याद हो गया एक बार में? कैसे याद करना है? ये एक बार में याद हो गया होगा आपको। अब इसको याद करो, जैसे गॉन्टलेट का याद रखिए गदर वाले सनी देओल से। जब कोई अपना दस्ताना गॉन्टलेट जमीन पर फेंक दे तो समझो लड़ाई के लिए ललकारा है। नेक्स्ट है द चैंपियन थ्रू डाउन द गॉन्टलेट टू एनी बॉक्सर हु डेयर टू फेस हिम। मतलब चैंपियन ने किसी भी ऐसे मुक्केबाज को चुनौती दे दी जो उसे हर सामना करने के लिए साहस रखता। नेक्स्ट हमारा थ्रो डस्ट इन वन आइज। थ्रो डस्ट इन वन आइज का मतलब है टू ट्राई टू कंफ्यूज और डिसीव समवन। ये तो इजी है, सबको पता होगा, मतलब किसी की आंखों में धूल झोंकना या धोखा देना। यह है मुहावरा कहाँ से आया है? यह मुहावरा प्राचीन काल की युद्ध कला से है और दौड़ से आया है। कहाँ से है? रोमन रेसेस से है। जब घोड़े या रथ बहुत तेज दौड़ते थे तो उनके पीछे इतनी धूल उड़ती थी कि पीछे वाले प्रतिद्वंदी की आंखें भर जाती थी और उसे कुछ नहीं दिखा देता था। इसी तरह युद्ध में सैनिकों और दुश्मनों को ध्यान भटकाने के लिए उनकी आंखों में सचमुच की मिट्टी या धूल फेंक देते ताकि उन्हें धोखा दिया जा सके। याद हो गया ये भी। मतलब द क्लेवर थीफ थ्रू डस्ट इन द शॉपकीपर्स आइज एंड स्टोल द वॉच। नेक्स्ट हमारा 1720 थ्रो इन द टाउल और थ्रो अप द स्पंज। थ्रो इन द टाउल और थ्रो अप द स्पंज मतलब टू एक्सेप्ट दैट यू हैव बीन बीटन। मतलब टू एक्सेप्ट दैट यू हैव बीटन मतलब हार स्वीकार कर लेना। ये किसका है? हार स्वीकार कर लेना या आत्मसमर्पण करना है ना। ये मुहावरा कहाँ से आया है? देखो, यह है मुहावरा विशुद्ध रूप से बॉक्सिंग मतलब मुक्केबाजी से आया है। पुराने समय में जो बॉक्सिंग मैच के दौरान खिलाड़ी के कोच है ना या मैनेजर पास क्या होता था? एक तौलिया होता था, मतलब एक टॉवल होता था, ठीक है? या स्पंज। स्पंज क्या हो जिससे खून या पसीना को पहुंचा जाता था, वो होता था। स्पंज का मतलब क्या होता है? स्पंज का मतलब जिससे खून पसीना को पहुंचा जाता था। जब कोच देखता था कि उसका मुक्केबाज बहुत बुरी तरह से पिट रहा है तो और वह अब नहीं लड़ सकता, तो वह मैच से रोकने के लिए उसे तौलिया या स्पंज को रिंग के बीच में क्या कर देता था? थ्रो इन कर देता, मतलब फेंक देता था। तो इसका मतलब होता था कि उन्होंने क्या कर लिए? हार मान ली है। हो गया याद? कैसे? एक बार में याद हो गया। जब बॉक्सर ने रिंग में थक कर पूरी तरह हार मान ली तो उसके ट्रेनर ने तौलिया फेंक कर कहता कि बस हम हार स्वीकार करते हैं। After trying to fix the computer for 3 hours, he finally threw in the towel। मतलब लगातार 3 घंटे तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने क्या कर ली? हार स्वीकार कर ली। नेक्स्ट हमारा 1721 थ्रो वंस कैप मतलब थ्रो वंस कैप ओवर द मिल है। क्या है? थ्रो वंस कैप ओवर द मिल है। इसका मतलब है टू एक्ट रेकलेसली और विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। बिना सोचे समझे लापरवाही से बिना कोई कदम उठाना मतलब मर्यादा लांघना। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? यह एक पुरानी फ्रांसीसी कहावत है, जेटर अपना बोनेट पर डेसेज लेस मिलने से आया है। ठीक है। पुराने समय में जब कोई चरवाहा या रागीर किसी पवन चक्की मतलब विंड मिल है, क्या है? विंड मिल के पंखों के ऊपर अपनी टोपी फेंक देता था, तो उसका मतलब होता था कि उसने अपनी सद्बुद्धि खो दी है और वह पूरी तरह से बेपरवाह होकर कोई बचकाना और
साहसिक काम करने जा रहा है जिससे टोपी अब वापस मिलना क्या है, नामुमकिन है। ठीक है, याद हो गया। थ्रो थ्रो वंस कैप ओवर द मिल। कैप ओवर द मिल मतलब ये मिल का मतलब क्या है, जो पवन चक्कियां होती है ना, पवन जो ऐसे बड़ी बड़ी होती है इतनी, ये उसके ऊपर टोपी को फेंकना, मतलब टू एक्ट रेकलेसली काम करना विदाउट थिंकिंग के। चलते हुए हम नेक्स्ट के ऊपर 1722 है हमारा। नेक्स्ट हमारा 1722, थ्रो वंस हैट इन द रिंग। थ्रो वंस हैट इन द रिंग का मतलब है टू अनाउंस दैट यू आर गोइंग टू compete इन ए कॉन्टेक्स्ट। मतलब किसी प्रतियोगिता या चुनाव में उतरने की घोषणा करना, दावेदारी ठोकना। थ्रो वंस हैट इन द रिंग का मतलब है किसी प्रतियोगिता या चुनाव में उतरने की घोषणा करना। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन देखो 19वीं सदी में जो अमेरिका में जब लोग बॉक्सिंग या मुक्केबाजी मैच देखने जाते थे, अगर किसी दर्शक को रिंग में लड़ रहे बॉक्सर को चुनौती देनी होती थी ना, तो वह सचमुच अपनी टोपी रिंग में अंदर फेंक देता था। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने 1912 में चुनाव लड़ने की घोषणा करते समय इस शब्द का पहली बार राजनीति में इस्तेमाल किया था। कब? 1912 में। किसने? रूजवेल्ट ने। वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। क्या? थ्रो वंस हैट इन द रिंग का मतलब है टू अनाउंस दैट यू आर गोइंग टू कम्पीट इन द कॉन्टेस्ट। सोचिए अगर अखाड़ा है, आप ये तो याद हो गया मतलब वैसे। आफ्टर मंथ्स ऑफ स्पेकुलेशन he finally decided to throw his hat in the ring for the upcoming mayoral election. नेक्स्ट हमारा थ्रो वंस ए कर्व बॉल। मतलब थ्रो वंस ए कर्व बॉल मतलब किसी को अचानक किसी अप्रत्याशित या कठिन परिस्थिति में डालना। इसमें मतलब है थ्रो वंस कर्व बॉल का मतलब है टू सरप्राइज समवन विद समथिंग अनएक्सपेक्टेड और डिफिकल्ट। मतलब टू सरप्राइज समवन विद समथिंग अनएक्सपेक्टेड और डिफिकल्ट है। तो इसको कैसे याद करोगे? यह है मुहावरा अंग्रेज अमेरिकी खेल के बेसबॉल से आया है। कहाँ से आया? अमेरिकी खेल के बेसबॉल से आया। बेसबॉल में जब पिचर गेंदबाज गेंद को इस तरह घुमाकर फेंकता था, जो बेसबॉल में पिचर मतलब गेंदबाज, पिचर किसे बोलते हैं? गेंदबाज। गेंद को इस तरह घुमाकर फेंकते थे कि वो हवा में दिशा बदल लेती थी, मतलब करो बॉल कहते थे। तो बल्लेबाज सोचता था कि गेंद सीधी आएगी, लेकिन वो अचानक मुड़ जाती थी और हैरान कर देती थी। वहीं से ये आया है। क्या? थ्रो वंस करो बॉल है ना, ये कहाँ से आया? टू सरप्राइज समवन, थ्रो वंस करो बॉल का। इसको याद करने के आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब कोई अच्छा गेंद चाहिए मतलब जादुई स्पिन बोलते। करो बॉल को क्या बोलते हैं? जादुई स्पिन बॉल फेंक देना, तो आपको क्या कर देगी? हैरान कर देगी। जैसे कई बार आपने विराट कोहली, शुभमन गिल को देखा होगा, अचानक आती है जब बोल्ड हो जाती है ना, तो उस टाइम वो सोचते हैं क्या गेंद है। नेक्स्ट हमारा लाइफ थ्रू मी एक करोबोल। लाइफ ने क्या कर दिया? थ्रू मी एक करोबोल व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब बट आई मैनेज टू फाइंड ए बेटर वन। मेरी जब मेरी नौकरी छूट गई तो मैंने जिंदगी ने मुझे एक क्या करारा झटका दिया, लेकिन मैंने एक बेहतर नौकरी ढूंढने में कामयाब रहा। नेक्स्ट हमारा थ्रो स्पेगेटी। स्पेगेटी एट द वॉल। थ्रो स्पेगेटी एट द वॉल का मतलब होता है टू ट्राई मैनी डिफरेंट अप्रोचेज होपिंग समथिंग विल वर्क। थ्रो स्पोगेटी एट द वॉल का मतलब है टू ट्राई मैनी डिफरेंट अप्रोचेज होपिंग समथिंग विल वर्क। मतलब बिना किसी योजना के अलग अलग तरीके आजमाना कि न कोई काम, कोई तो कोई काम कर जाएगा, अटकलें लगाना। मतलब थ्रो स्पेगेटी एट द वॉल का मतलब है अटकलें लगाना। अब इसकी याद कहाँ से हुई? इससे कहाँ से ओरिजिन हुआ? यह रसोई की किचन की पुरानी कहावत है। जब लोग पास्ता या स्पेगेटी, स्पेगेटी कोई चीज है खाने की है, उबालते थे तो वह जांचने के लिए पूरी तरह पका है या नहीं, तो उसका एक टुकड़ा दीवार पर फेंक कर मारते थे। अगर वह दीवार पर चिपक जाता था तो इसका मतलब है कि वह पक चुका है। ठीक है। दीवार पर नूडल्स फेंकना, आप बिना सोचे समझे 10 तरीके दीवार पर फेंक रहे हैं, आजमा रहे कि ये देखने के लिए कौन सा तरीका वहां चिपक रहा है। ठीक है, वही से आया है। याद हो गया। थ्रो समवन, ये है ना थ्रो स्पंगेटी एट द वॉल का मतलब स्पंगेटी क्या है? एक किचन की वो चीज होती है। अब इसका पता लगाने के लिए क्या करते थे कि ये पकी है या नहीं, तो जो रसोईया होता था उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़कर दीवार पर फेंकता था। अगर दीवार पे चिपक गया तो पक गया। मतलब वो ऐसे ही क्या करता था, ट्राई टू ट्राई, जो मतलब
बहुत सारी अप्रोच करता था। इसमें से अगर कोई सी भी चिपक गया तो समझ लेता था पक गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इंस्टीड इंस्टीड ऑफ ए प्रॉपर मार्केटिंग प्लान, instead of a proper marketing plan, they are just throwing spaghetti at the wall to see with what sticks. Instead of a proper marketing plan, they are just throwing spaghetti at the wall टू सी वाट सिक्स, मतलब एक उचित विपणन योजना के बजाय उसने क्या कर दिया, उसने ये सिर्फ देखने के लिए अलग तरीके से आजमा रहा है कि कौन सा काम है। नेक्स्ट हमारा 17वां, थ्रो द बेबी आउट विद द बॉथ वाटर। थ्रो द बेबी आउट विद द बॉथ वाटर का मतलब टू गेट रीड ऑफ समथिंग वैल्यूएबल वाइल गेटिंग रीड ऑफ समथिंग अनवांटेड, मतलब किसी अनचाही चीज को उठाने के चक्कर में किसी कीमती चीज को गवा देना। जो थ्रो द बेबी है ना, ये इंपॉर्टेंट है काफी। थ्रो द बेबी आउट विद द बॉथ वाटर, इसका मतलब क्या है, टू गेट रीड ऑफ समथिंग वैल्यूएबल व्हाइल गेटिंग रीड ऑफ समथिंग अनवांटेड, मतलब किसी अनचाही चीज को हटाने के चक्कर में किसी कीमती चीज को गवा देना। यहीं से अब इसका ओरिजिन कहाँ से आया है, ये जो ओरिजिन है ये 15-16 शताब्दी में जर्मनी की एक प्रथा से जुड़ा माना जाता है। उस समय पूरे परिवार के लोग ही एक ही टब में पानी से नहाते थे, पहले घर के पुरुष, फिर महिलाएं और सबसे अंत में छोटे बच्चे। अंत तक टब का पानी इतना गंदा हो जाता और काला हो जाता था कि उसमें बच्चा दिखाई नहीं देता था। इसलिए वह डर रहता था कि कहीं गंदा पानी फेंकते समय नौकर गलती से बच्चे को भी टब से बाहर न फेंक दे। ठीक है। वहीं से आया है। कहाँ से ये आया है, जो मतलब जर्मनी में जो एक प्रथा थी, ठीक है, वहाँ सब लोग एक ही टब में पानी से नहाते थे। पहले क्या करते थे, पुरुष नहाते थे, फिर महिलाएं नहाती थी, फिर सबसे अंत में छोटे बच्चे नहाते थे। अंत तक जो टब का पानी तो सब आपको पता, सभी एक टब में नहाएंगे तो लास्ट में बहुत गंदा हो जाता था, तो बच्चा दिखाई नहीं देता था। इसलिए डर रहता था कि कहीं गंदा पानी फेंकते समय नौकर गलती से बच्चे को टब से बाहर ना फेंक दे। वहीं से ये आया है। मतलब टू गेट रिड ऑफ समथिंग वैल्यूएबल बाई गेटिंग रिड ऑफ समथिंग अनवांटेड, मतलब इसका मतलब है कि कुछ, देखो इसमें वाइल वाइल गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, जो अनवांटेड है उसे फेंकने के चक्कर में वैल्यूएबल को ना फेंक दिए, ऐसा ही है इसका। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। थ्रो ऑफ वंस कार्ड, थ्रो ऑफ वंस कार्ड का मतलब है थ्रो ऑफ वंस कार्ड टू एडमिट डिफीट एंड स्टॉप ट्राइंग, मतलब हार मान लेना या प्रयास बंद कर देना। इसका ओरिजिन ये कहाँ से आया, कार्ड से आया या पोकर के खेल से आया। जब किसी खिलाड़ी को लगता था कि उसके पास बहुत खराब पत्ते हैं तो ये बाजी किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता, तो हताश होकर अपने पत्तों को टेबल पर फेंक देता था और खेल छोड़ देता था। वहीं से मतलब हार मान लेता था। थ्रो ऑफ वंस कार्ड का मतलब टू एडमिट डिफीट एंड स्टॉप ट्राइंग। Next, after trying to fix the old car for 3 hours, he finally threw off his cards and he called mechanic, मतलब हार मान ली। थ्रो इन एट द डीप एंड, मतलब थ्रो इन एट द डीप एंड मतलब टू बी फोर्स्ड टू डील विद समथिंग डिफिकल्ट विदाउट हेल्प, मतलब बिना किसी तैयारी या मदद के किसी बहुत कठिन काम में झोंक देना। ये कहाँ से आया, ये आया स्विमिंग पूल से। ठीक है। स्विमिंग पूल का हिस्सा उथला मतलब सैलो होता था, दूसरा हिस्सा बहुत गहरा होता था। अगर किसी को तैरना नहीं आता तो उसे सीधे गहरे पानी में डीप एंड में धक्का दे दिया जाता, तो उससे जान बचाने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ता था। वहीं से आया है। डीप एंड का मतलब है पुल का सबसे गहरा हिस्सा आपको सीधे गहरे हिस्से में फेंक दिया गया, यानी बिना सिखाए सीधे मुश्किल में काम थमा दिया गया। ऑन माई वेरी ऑन माई वेरी फर्स्ट डे एट द न्यू जॉब आई वॉज थ्रोन इन द डीप एंड आई आस्क टू लीड द बिग मीटिंग, मतलब नई नौकरी में मेरे पहले ही दिन मुझे किसी ने बिना किसी तैयारी के सीधे कठिन काम में झोंक दिया और बड़ी बैठक की तैयारी का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। याद हो गया ना ये, हमने देखो यहाँ से तक गया। नेक्स्ट, थ्रो इन द डीप वन का मतलब है तो किसी को मतलब बिना तैयारी की वही डिफिकल्ट सिचुएशन फेंक देना। थ्रो अप वंस कार्ड्स मतलब हार मान लेना। थ्रो द बेबी आउट मतलब किसी अनवांटेड चीज के चक्कर में जो वैल्यूएबल चीज को ना भगा दे, मतलब ये भी याद होगा। थ्रो स्पेगेटी एट द वॉल, स्पेगेटी क्या होती है कि जो रोटी टाइप का टुकड़ा होता था उसे चेक करते थे
ये पका है या नहीं, मतलब तो उसके छोटे-छोटे टुकड़े फेंक कर दीवार पर देखते थे, अगर उसमें से जो चिपक जाता था तो मान लेता था। मतलब कई प्रयास करते थे अप्रोच के लिए कि इस कोई चीज़ से वर्क करेगी। नेक्स्ट हमारा थ्रो समवन कर्व बॉल। कर्व बॉल मतलब स्विंग बॉल आती है, अगर घूमती बॉल आएगी तो वो क्या कर देगी, सरप्राइज़ कर देगी। थ्रो वन्स हैट इन द रिंग का मतलब होता है चुनौती देना। चलते में थंब वंस नोज। थंब वंस नोज का मतलब होता है, थंब वंस नोज का मतलब टू शो कंटेम्प्ट और डिफायंस टुवर्ड्स समवन, मतलब किसी की अपना अपमान करना, क्या करना, अपमान करना मतलब ठेंगा दिखाना, या किसी के नियमों को मानने से साफ इनकार करना। थंब वंस नोज का मतलब क्या है, टू शो कंटेम्प्ट और डिफाइंस टुवर्ड्स समवन होता है किसी का अपमान करना, ठेंगा दिखाना, या किसी के नियमों को मानने से साफ इनकार करना। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? यह एक बहुत पुराना शारीरिक हाव भाव है। इसमें लोग अपने अंगूठे को नाक की नोक पर रखते थे, क्या करते थे, नाक की नोक पर रखते थे और बाकी अंगुलियों को हवा में लाते थे। सामने वाले चिढ़ाने के लिए ये दिखाने का तरीका था कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। ये तो जैसे अभी भी करते हैं कि बहुत सारा बहुत तरीका है। इसमें लोग अपने अंगूठे को नाक की नोक पर रखते हैं यहाँ और अंगुलियों को हवा में लाता है। उसे सामने वालों को चिढ़ाने के लिए दिखाने का तरीका था कि तुम्हें तुम्हारी परवाह नहीं करता। अगर अपनी नाक पर अंगूठा रखकर किसी को चिढ़ाना यानी किसी को ठेंगा दिखाना या उसकी बात को हल्के में लेना था। नेक्स्ट हमारा टिक ऑल द बॉक्सेस। टिक ऑल द बॉक्सेस का मतलब है टू सेटिस्फाई ऑल द नेसेसरी क्राइटेरिया। ये तो सभी को याद होगा, टिक ऑल द बॉक्सेस मतलब सभी आवश्यक शर्तों योग्यताओं को पूरी करने हैं, ये तो इजी है। नेक्स्ट हमारा टिकल्ड पिंक, ये इंपॉर्टेंट है। टिकल्ड पिंक का मतलब होता है वेरी हैप्पी एंड प्लीज, मतलब बहुत ज्यादा। टिकल्ड पिंक का मतलब बहुत ज्यादा खुश और गदगद होना। ये कहाँ से आया? ये 17वीं शताब्दी में टिकल्ड मतलब गुदगुदी करना होता का मतलब होता है हंसना या खुश करना होता था। कब? 17वीं सदी में। जब आपको कोई इतनी गुदगी गुदगुदी करे कि आप हंसते हंसते लाल या गुलाबी पिंक हो जाए, तो वहीं से यह मुहावरा बना। ये अत्यधिक खुशी के कारण चेहरे पर आने वाली लाली को दर्शाता है। गुदगुदी मतलब टैकल करने से चेहरा। नेक्स्ट है हमारा गुदगुदी मतलब टिकल का मतलब होता है अपने चेहरे को हंसते और गुलाबी पिंक हो जाना। हंस हंस करके हंसते हंसते गुलाबी पिंक हो जाना तो बहुत खुश होते हैं। सी वॉज टिकल्ड पिंक व्हेन सी रिसीव्ड द सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम हर बेस्ट फ्रेंड। टाइड समवन ओवर का मतलब है टू हेल्प समवन थ्रू ए डिफिकल्ट टाइम, मतलब किसी को मुश्किल समय में अस्थायी रूप से मदद करना ताकि उसका काम चल कर जाए, खासकर जो पैसों का मामला है। यह समुद्री जहाज और समुद्री लहरों की टाइड से आया है। कहाँ से आया है? ये समुद्री जहाज और समुद्री लहरों लहरों की जो टाइड है ना, वहां से आया है। पुराने जमाने में जो जब समुद्र में लहरें नहीं उठती थी, हवा शांत होती थी, तो जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे। और नाविक जब तब तक इंतजार करना पड़ता था कि तब तक पानी अगली लहर आकर उसकी जहाज को आगे बढ़ा दे। पुराने समुद्री जहाज और समुद्री लहरों की आया है ये। कहाँ से है? समुद्री जहाज और समुद्री लहरों से आया है। पुराने जमाने में है ना, जो जब समुद्र में लहरें नहीं उठती थी या हवा शांत होती थी तो जहाज आगे बढ़ नहीं पाते थे। ठीक है, तो नाविक क्या करते थे, इंतजार करना पड़ता था कि जब तक पानी की अगली लहर आएगी तब जाके जहाज चलेगा। अब इसे कैसे याद रखें? समुद्र की लहर मतलब टाइड नाव को पार और लगा देती है। उसी मुसीबत के समय थोड़ी सी आर्थिक मदद, मतलब एक याद हो गया होगा जैसे टाइड समवन ओवर का मतलब है टाइड टाइड मतलब लहर। एक जहाज है वो खड़ा है, मतलब आगे जा नहीं पा रहा। पुराने समय में तो आपको पता है सही बड़ वो मशीनें नहीं थी, तो अगर यहाँ से एक लहर आएगी जब इसको धक्का लगाएगी तो इसकी हेल्प होगी, ये आगे चला जाएगा। वैसे याद हो गया तो मतलब इसकी हेल्प होगी। ये खासकर ये इतनी देर से खड़ा था इसलिए। कुड यू लैंड मी $50 टू टाइड मी और अनटिल पेड। टाई वन सेल्फ इन कनोट्स। टाई वन सेल्फ इन कनोट्स का मतलब टू बिकम वेरी कंफ्यूज और वरीड, मतलब खुद को भारी उलझन या चिंता में डाल देना, सोच समझ के परेशान करना। यह मुहावरा किसी रस्सी में ढेर सारी गांठें पड़ जाने के दृश्य से आया है। जब एक रस्सी में बहुत सारी गांठें लग जाती थी ना, मतलब टाई वन सेल्फ इन कनोट्स मतलब वेरी कन्वर्ट, तो उसे सुलझाना मुश्किल हो जाता था।
कनोट्स का मतलब क्या होता है? गांठ होती है। कनोट्स का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगे तो उसका दिमाग उलझी हुई रस्सी जैसा हो जाता था। याद हो गया? मतलब खुद की गांठे में गांठ लेना, ये याद नहीं, इजी है। टाई वन सेल्फ इन कनोट्स मतलब खुद को ही गांठों में बांध लेना। अगर आप खुद को ही रस्सी में बांध लेंगे तो हिल ही नहीं पाओगे। वैसे ही ज्यादा सोच समझ कर दिमाग, ज्यादा सोच दिमाग को उलझा लेगा। वैसे ही टाई वन सेल्फ इन कनोट्स मतलब खुद को गांठ में बांधना, मतलब तुम ज्यादा कंफ्यूज होना। नेक्स्ट हमारा टाई द कनोट। टाई द कनोट का मतलब है टू गोट मैरिड। टाई द कनोट का मतलब शादी के बंधन बंधना। यह प्राचीन संस्कृति है, इसमें रोमन और हिंदू शादियां शामिल है। शादी के समय दूल्हा और दुल्हन कपड़े के जो छोर हो को एक साथ मिलाकर एक गांठ कनोट बांधी जाती थी। तो जैसे हिंदू धर्म में गठबंधन का क्या होता है? फेरा होता है, जो दो जिंदगी आपस में जोड़ने का प्रतीक है। इजी हो गया ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 1733 हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टाइटन वंस बेल्ट। टाइटन वंस बेल्ट का मतलब है टू रिड्यूस स्पेंडिंग बिकॉज देयर इज लेस मनी अवेलेबल, मतलब खर्चे में कटौती करना। जब कोई व्यक्ति बहुत गरीब होता है ना तो देश में अकाल पड़ता है, तो लोग भरपेट खाना नहीं मिलता। कम खाने की वजह से जब पेट अंदर चला जाता है तो वजन कम हो जाता है, और पैंट को संभालने रखने के लिए उसकी बेल्ट को एक छेद को आगे यानी कस कर बांधना पड़ता था। वहीं से ओरिजिन बेल्ट टाइट करना। जब जेब खाली होगी तो खाना कम खाओगी, पेट अंदर जाएगा, और बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी तो आर्थिक तंगी के कारण ये कम खर्च करना। ये है। याद हो गया ना, एक बार में याद होगा। नेक्स्ट हमारा टाइट लिप्ड। टाइट लिप्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है अनविलिंग टू टॉक अबाउट समथिंग, मतलब किसी बात पर चुप्पी साध लेना, कुछ भी न बोलने से मना करने। यह इंसानी चेहरे के हाव भाव से लिया गया है। जब कोई इंसान है ना किसी राज को छुपाना चाहता है या गुस्से में कुछ नहीं बोलना चाहता, तो वह अपने दोनों होठों को आपस में बहुत जोर से भींच लेता है। क्या कर लेता है? बहुत जोर से भींच लेता है, तो टाइट कर लेता है ताकि मुंह में एक शब्द भी बाहर ना निकले। उसे क्या बोलेंगे? उसे ही बोलेंगे हम टाइट लिप्ड। टाइट लिप्ड मतलब कुछ नहीं बोलना चाहता। टाइट मतलब कसना, लिप्ड मतलब ओठों को कस कर बंद कर लेना ताकि कोई सीक्रेट बाहर ना आ पाए। नेक्स्ट हमारा जैसे ये इसका द पुलिस रिमेन टाइट लिप्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। चलते टिल द काउ कम होम मतलब टिल द काउज कम होम का मतलब फॉर एक्सट्रीम लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक। ये कहाँ से आया है? ये ग्रामीण और कृषि जीवन से आया है, जहाँ पर गाय सुबह बहुत जल्दी चरने के लिए खेतों में चली जाती थी, बहुत धीमी चाल से चलती है और पूरे दिन बाहर बिताकर केवल शाम को रात होने तक धीरे धीरे घर लौटती है। इसलिए गायों के घर लौटने का मतलब है कि बहुत लंबा समय होता है। गाय को घर मतलब टिल द काउस कम होम का मतलब है कि वेरी लॉन्ग टाइम। जब तक गाय घर वापस आई टिल काम, तो गाय सुबह जाएगी और रात को ही आएगी, यानी बहुत लंबा इंतजार करने। यू कैन आर्ग्यू विद हिम टिल द काउ कम होम बट ही विल नेवर चेंज हिज माइंड। आप उससे कितनी भी देर तक बहस कर सकते हैं, लेकिन वह अपना विचार कभी नहीं बदला। टिल्ट एट विंड मिल्स। टिल्ट एट विल्ड मीन्स मतलब टू फाइट अगेंस्ट इमेजिनरी एनिमीज और प्रॉब्लम्स, काल्पनिक दुश्मनों या समस्याओं से लड़ना या संघर्ष करना। ये कहाँ से आया? टिल्ट एंड विल्ड मीन्स आया है, यह मिगुअल डी सेवेंटी की प्रसिद्ध उपन्यास है डॉन क्विक जोट, वहां से आया डॉन क्विक जोट से। ठीक है। कहानी में एक मुख्य पात्र डॉन क्विक जोट मानसिक रूप से भ्रमित होता है और खुद को एक महान योद्धा समझता है। वह हवा से चलने वाली पवन चक्कियों को विशाल राक्षस समझ बैठता है और अपना बालक फेंक लेकर उन पर हमला टिल्ट अटैक कर देता है। ठीक है। वहीं से आया मतलब पवन चक्की पर हमला करना। पवन चक्की कोई दुश्मन नहीं, वह सिर्फ हवा से घूमती है, तो उससे लड़ना यानी अपने दिमाग की काल्पनिक डर से लड़ना। ठीक है। याद हो गया। टिल्ट 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 का मतलब क्या होता है? टिल्ट का मतलब ये अटैक होता है। ये देखो टिल्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अटैक होता है। अटैक होता है। जब टिल्ट एट विल्ड मीन्स मतलब अटैक करना, विल्ड मीन्स मतलब वो खुद कोई दुश्मन हो गया, इमेजिनरी है। वरिंग अबाउट द स्काई फॉलिंग डाउन इज जस्ट टिलिंग एट विल्ड मीन्स मतलब आसमान गिर जाने की चिंता करना सिर्फ काल्पनिक समस्याओं से लड़ना जैसा है।
नेक्स्ट हमारा टाइम आफ्टर टाइम। टाइम आफ्टर टाइम है मतलब बार बार, मैनी टाइम्स ओवर ए पीरियड टाइम। ये अंग्रेजी भाषा का एक बहुत पुराना सीधा वाक्य है जिसका उपयोग समय की निरंतरता और किसी घटना के दोहराव को दर्शाने के लिए सदियों से किया जाता जाता रहा है। एक ही बार फिर सही समाना। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा 1739। कौन सा है? 1739, जिसमें है टाइम एंड अगेन। कौन सा है? टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब है वेरी ऑफन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वेरी ऑफन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब बार बार, अनेक बार। टाइम एंड अगेन का मतलब है यह वाक्यांश 16वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजी वहां से आया है। काल के उपयोग से हो रहा है। यहाँ पर अगेन का मतलब है इंटर्न या फर्दर मोर होता है। समय बीतने के साथ दोनों शब्दों को कुल मिलाकर एक मजबूत अर्थ निकल गया, जिसका मतलब है एक ही समय में बार बार दोहराना। मतलब टाइम एंड अगेन का मतलब वेरी ओपन ओवर ए पीरियड टाइम, यही है। अब याद कैसे करोगी? इसे याद रखे, टाइम मतलब समय, आया और अगेन दोबारा आया। आया और दोबारा, यानी कोई चीज समय समय पर दोबारा हो रही है तो बार बार आ रही। टाइम मतलब समय आया और अगेन मतलब दोबारा आया, टाइम दोबारा आया। नेक्स्ट है हमारा टाइम फाइल 1740। टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज का मतलब है यूज्ड टू से दैट टाइम सीम्स टू पास क्विकली, मतलब समय बहुत जल्दी बीत जाता है। टाइम फ्लाइज मतलब ये तो इजी आंसर है, सबको पता हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टिप वंस हैंड। टिप वंस हैंड का मतलब है टिप वंस हैंड का मतलब टू एक्सीडेंटली रिवेल योर इंटेंशन, मतलब अनजाने में अपने इरादों को रहस्य को उजागर करना, मतलब पत्ता खोल देना। यह पुराने पोखर या ताश के पत्ते से जब कोई खिलाड़ी गलती से अपने अ, हाथ से पत्तों को थोड़ा जुखा टिप देता था। टिप वन साइड मतलब एक्सीडेंट है वो, तो दूसरे खिलाड़ी उसके पत्ते देख लेते थे। याद हो गया, ये भी इजी है। टिप वन साइड। नेक्स्ट है टिट फॉर टैट, सभी को याद हो गया। टिप और जैसे का तैसे, ये तो सभी को याद। टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है? इन वन डायरेक्शन एंड देन अदर, मतलब इधर उधर आगे पीछे। टू एंड फ्रो का मतलब है इधर उधर आगे पीछे। ये है इंग्लिश, मध्यकालीन इंग्लिश से आया है, ठीक है। जिसमें टू एंड फ्रॉम का एक संक्षिप्त रूप है। टू का मतलब होता है तरफ और फ्रो का मतलब फ्रॉम। फ्रॉम मतलब वहां से दूर, मतलब होता है वहां से वो। टू एंड फ्रो का इन वन डायरेक्शन एंड देन द अदर। इसको याद करने के तरीके देखो। टू का मतलब जाना, टू मतलब जाना, फ्रो वहां से आना। जैसे घड़ी का पेडुलम इधर से उधर घूमता है, वैसे याद करना। टू एंड फ्रो का मतलब इन। टू किसका प्रयोग करते हैं? यू गो टू, वहाँ टू के साथ मतलब जाने में। और फ्रॉम का मतलब वहां से आने में। जैसे ही पेंडुलम इधर से उधर घूमता है, तो जैसे द स्विंग वाज मूविंग टू एंड फ्रो इन द विंड, हवा में जुला इधर उधर हिल रहा था। टू ऑयल द हिंगेस ऑफ साइलेंस। टू ऑयल द हिंग्स ऑफ साइलेंस मतलब टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट। टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट। टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट। चुप रहने के लिए रिश्वत देना। क्या है? चुप रहने के लिए रिश्वत देना, मुंह बंद करने के लिए पैसा देना। टू ऑयल द हिंग्स ऑफ साइलेंस मतलब टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट। इसका कहाँ से आया है? यह है जो मेटाफोरिकल मुहावरा, रूपात्मक का। जब दरवाजे के कब्जों मतलब हिंग्स में आवाज आती थी तब तो हम उसमें तेल, हिंग्स का मतलब जो दरवाजे में जो मतलब वो चू चू की आवाज को उसमें तेल डालते थे ताकि आवाज बंद हो जाए। इसी तरह जब किसी गवाह या व्यक्ति के मुंह में आवाज न निकले तो इसलिए पैसे को तेल का रिश्वत दिया जाता था। इंपॉर्टेंट है ये। क्या? टू ऑयल द हिंग्स ऑफ साइलेंस। टू ऑयल द हिंग्स ऑफ साइलेंस टू ब्राइट समवन टू रिमेन क्वाइट। नेक्स्ट हमारा टू वंस हर्ट कंटेंट। टू वंस हर्ट कंटेंट, ये 2 बार पूछा जा चुका है एसएससी में, ठीक है। ये है सबसे ज्यादा कौन सा, शायद ये 4 बार पूछा जा चुका है, या जाने ये दोनों चार चार बार पूछे जा चुके हैं। टू वंस हर्ट्स कंटेंट मतलब मन भर, जी भर, पूरी संतुष्टि के साथ। टू वंस हर्ट्स कंटेंट एज मच एज लॉन्ग एज वन, जो मतलब जितना चाहिए। कंटेंट का मतलब ही संतुष्टि होता है। विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक हेनरी में वाक्यांश का प्रयोग किया था, जिसका मतलब है। नेक्स्ट टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी का मतलब टू द बेस्ट ऑफ
वंस एबिलिटी का मतलब है एज वेल एज वन इज एबल टू, मतलब अपनी पूरी क्षमता से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, अपनी पूरी क्षमता से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। ये कानूनी और औपचारिक अंग्रेजी से आया है। पुराने समय में अदालत या सरकारी कामों में शपथ ली जाती थी, उस समय पूरी सक्षम एबिलिटी से आया था, मतलब टू द बेस्ट वंस एबिलिटी, मतलब एज वेल एज वन इज एबल टू। नेक्स्ट हमारा टू द लेटर। टू द लेटर का मतलब है डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड, मतलब वही करना जो रिक्वायर्ड था विद नो चेंजेस, हूबहू करना। ये कहाँ से आया है? ये मुहावरा बाइबल के संदर्भ से आया है, जहाँ पर नियमों को केवल अक्षरों में पढ़ने की बजाय उसकी आत्मा को समझना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक दुनिया में इसका मतलब हर लिखे हुए अक्षर का बिल्कुल वैसा ही पालन करना बन गया है। मतलब टू द लेटर का मतलब है टू द लेटर, टू द लेटर मतलब जो लेटर में वही करना, एग्जैक्टली करना, मतलब यू मस्ट फॉलो द डॉक्टर्स ऑर्डर्स टू द लेटर। टू द मैनर बोर्न, टू द मैनर बोर्न का मतलब क्या? टू द मैनर बोर्न का मतलब है नेचुरली एबल टू समथिंग बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जन्मजात आदतें और उच्च संस्कार वाला होना। टू द मैनर बोर्न होता है किसी खास माहौल में पैदा होना। कैसे याद किया है? ये मुहावरा जो हैमलेट है ना, शेक्सपियर का, वहां से है। मैनर का मतलब रीति रिवाज या परंपरा था। हैमलेट, हैमलेट है, हेमलेट का मतलब क्या है? हेमलेट कहता है कि वह शाही परिवार के रीति रिवाजों को मानने के लिए पैदा हुआ है। मतलब टू द मैनर बोर्न का मतलब है नेचुरली, वहां से आया। ये याद हो गया होगा, इसे याद करने के तौर। मैनर, मैनर मतलब तमीज या तरीका, बोर मतलब पैदा होना, जो बचपन से ही अच्छे तमीज और तौर तरीके के साथ पैदा हुआ हो, वो क्या होगा? वो नेचुरली क्या होगा? नेचुरली बढ़िया घर से होगा, ठीक है। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट का मतलब है डीलिंग ओनली विद व्हाट इज इम्पोर्टेंट डायरेक्ट, मतलब मुद्दे की बात। टू द पॉइंट मतलब मुद्दे की बात, ये सबको याद होगा। टू द लाइन, टू द लाइन का मतलब है टू ओबे, टू ओबे रूल्स एंड एक्सेप्ट ऑथोरिटी, टू ओबे रूल्स एंड रूल्स, टू ओबे रूल्स एंड एक्सेप्ट ऑथोरिटी, मतलब नियमों का पालन करना, अनुशासन में रहना। इसके दो मुख्य इम्तिहान माने जाते हैं। ब्रिटिश नौसेना से जहां नाविकों को निरीक्षण के समय डेक से बनी एक लेखा पर अपने पैर के अंगूठे मिलाकर खड़े होना पड़ता था, ताकि दौड़ दूसरे होने से तक धावक अपने अंगूठे टिकाते थे। ये कहाँ से आया है? ये आया है जो मुख्य इतिहास माने जाते हैं, मतलब ब्रिटिश नौसेना से जहां नाविक को निरीक्षण के लिए समय डेक पर बनी एक सीधी रेखा पर अपने पैर के अंगूठे से मिलाकर सीधे खड़े होना पड़ता था, ठीक है, कब? निरीक्षण के लिए। और दूसरा, दौड़ शुरू होने पर लाइन पर धावक अपने अंगूठों को टिकाते हैं, वहीं से ये दौड़, ये ठीक है, ठीक है, दूसरा वाला। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। ये याद हो गया होगा, मतलब अपनी सीमा या लकीर पर अंगूठा टिका करना, लक्ष्मण रेखा पार न करना, मतलब नियमों का पालन करना। न्यू एम्प्लॉयज मस्ट बी टोय द लाइन इफ दे वांट टू कीप देयर जॉब्स। नेक्स्ट हमारा 1751, टोफिनोस्ट। टोफिनोस्ट, टोफिनोस्ट का मतलब क्या है? टोफिनोस्ट का मतलब है एक्टिंग इन ए सुपीरियर वॉर, और स्नोबिस मतलब घमंडी जो दूसरों को अपने से छोटा हो। टोफिनोस्ट एक्टिंग इन ए सुपीरियर पे। स्नोबिस्ट, स्नोबिस, स्नोबिस मतलब ये 19वीं सदी के जो ब्रिटिश स्लैंग है। उस समय अमीर लोग एक खास किस्म की महंगी टोपी, मतलब सूंघनी लेते थे, जिसे सूंघने के लिए अपनी नाक के ऊपर नोज पर रखते थे। इसी वजह से आम लोग उसे चिढ़ाने के लिए टोफी नोस्ट कहने लगे। टोफी नोस्ट का मतलब है एक्टिव सुपर, मतलब जो घमंडी टाइप का, टोफी नोस्ट है, टोफी नोस्ट को बोल सकते, टोफी नोस्ट। याद कैसे करो? टॉफी खाने वाले लोग जब अपनी नोज ऊपर रखते हैं, सोचो कि उनकी नाक करके चल रहा है, ऊंची नाक करके चल रहा है, क्योंकि वह अपने खुद को बड़ा समझता है। आई डोंट लाइक दूज टॉफी नोस्ट पीपल एट द कल। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक है। टोकन स्ट्राइक मतलब ए शॉर्ट स्ट्राइक इंटेंटेड एज ए सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, मतलब टू शॉर्ट, टू ए शॉर्ट स्ट्राइक इंटेंडेड, इंटेंडेड एज ए सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, मतलब सांकेतिक हड़ताल चेतावनी के रूप में छोटी हड़ताल होती है, टोकन स्ट्राइक होती है। ये शॉर्ट स्ट्राइक इंटेंडेड एज ए सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। मतलब ट्रेड यूनियनों के इतिहास से टोकन का मतलब होता था एक प्रतीक या सिंबल। जब मजदूर मालिकों को बड़ी हड़ताल की चेतावनी के लिए एक कुछ घंटों के लिए काम बंद करते थे, इसीलिए टोकन स्ट्राइक करते थे। टोकन का मतलब होता है एक सिक्का या निशानी।
ये पूरी तरह से हड़ताल नहीं, बस एक टोकन निशानी, सुधर जाओ वरना बड़ी हड़ताल होगी। याद हो गया ना कैसे? टोकन स्ट्राइक मतलब एक बार स्ट्राइक के लिए टोकते थे, मतलब छोटे टोकते थे कि सुधर जाओ, वहीं से याद हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टंग इन चीक। टंग इन चीक मतलब सैड और डन humorless नॉट meant टू बी टेकन सीरियस, मजाक में कहा गया, व्यंग्यात्मक, गंभीरता से न लेना योग्य। ठीक है, मजाक में कहा गया, व्यंग्यात्मक। ये 18वीं सदी का मुहावरा है। जब कोई व्यक्ति किसी को मजाक उड़ाता था तो और झूठ बोलता था तो वह हंसने से बचने के लिए अंदर ही अंदर अपनी जीभ को गाल में अंदर दबा लेता था, ताकि सामने वाले को पता न चले कि वह मजाक कर रहा है। मतलब ये हो रहा, जब कोई व्यक्ति किसी की मजाक उड़ाता था या झूठ बोलता था तो वह हंसने से बचने के लिए क्या करता था, अंदर ही अंदर अपनी जीभ को गाल के अंदर दबा देता था, ताकि सामने वाले को पता न चले और वह मजाक कर रहा है। ठीक है, वहां से आया। मतलब टोंग मतलब जीभ, चिक मतलब गाल में दबाना। जब हम किसी को चुपके से मजाक उड़ा देते हैं, ऐसी गाल में जीभ दबाते हैं, वैसे याद हो टंग द जीभ मतलब। इसका मतलब है एनोनिमस नॉट मीन टू बी टेकन सीरियसली। तो यह हम हो गए हैं, मैंने जो 1753 तक कर लिए। अब इससे अगले करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 1754 है टू क्लोज फॉर कंफर्ट। टू क्लोज फॉर कंफर्ट का मतलब है सो क्लोज दैट इट causes वरी और डिस्कम्फर्ट। सो क्लोज दैट इट causes वरी और डिस्कम्फर्ट मतलब बहुत अधिक नजदीक होना जिससे डर या बेचैनी होने लगे। बहुत अधिक नजदीक होना जिससे डर या बेचैनी होने लगे। पुराने समय में जब युद्ध होते थे ना या तीरंदाजी होती थी, तो अगर कोई तीर आपके बिल्कुल पास से निकल जाए तो जीत नहीं बल्कि डर पैदा हो जाता था। मतलब टू क्लोज फॉर कंफर्ट, वहीं से फ्रेज आया कि कोई चीज इतनी पास आएगी तो कंफर्ट, सुकून खत्म हो गया। टू क्लोज फॉर कंफर्ट, तो सो क्लोज दैट इट causes very डिस्कम्फर्ट, वहीं से याद आ गए। कंफर्ट का मतलब है आराम। अगर कोई खतरा आपके टू क्लोज आ जाए तो कंफर्ट गायब हो जाएगा ना, वहीं से आया। दैट कार पास्ड टू क्लोज फॉर कंफर्ट, वह कार मेरे इतने पास से गुजरी कि मेरी जान हलक में आ गई। टू क्लोज टू कॉल, टू क्लोज टू कॉल, क्लोज टू कॉल का मतलब है सो क्लोज दैट द आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, मतलब कांटे की टक्कर। टू क्लोज टू कॉल, टू क्लोज टू कॉल मतलब नतीजा बताना मुश्किल होना। ये मुख्य रूप से कहाँ से आया है? ये घुड़दौड़ से, हॉर्स रेसिंग से, राजनीति से भी आया है। ठीक है। जब दो घोड़े फिनिश लाइन के बिल्कुल एक साथ पहुंचे थे तो रेस को जज करना, कोलर के तुरंत विजेता का नाम पुकारना, टू कॉल असंभव हो जाता था। कॉलर को, ठीक है, टू कॉल करना असंभव हो जाता था, वहीं से आया टू कॉल। टू क्लोज टू कॉल मतलब सो क्लोज दैट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। नेक्स्ट हमारा मतलब कॉल का मतलब है नतीजा घोषित करना है। जब दो टीमों के बीच टू क्लोज बहुत नजदीक है तो विजेता का नाम कॉल करना नामुमकिन नहीं होता। द इलेक्शन मैच इज टू क्लोज फॉर द कॉल। नेक्स्ट है टू मैनी आयरन इन द फायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अब तक एसएससी सीजीएल में 3 बार आ चुका है। एसएससी ने इसको 3 बार पूछा था। मतलब टू मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब टू बी ट्राइंग टू डू टू मैनी थिंग्स एट वंस, टू बी ट्राइंग टू डू मैनी थिंग्स एट वंस मतलब एक ही समय में बहुत सारे कामों में हाथ डालना, एक ही समय में बहुत सारे कामों में हाथ डालना। यह कहाँ से आया? ये लोहार से आया, मतलब ब्लैक स्मिथ के काम से आया। एक लोहार आग में लोहे की कील गर्म करता है। अगर वह आग में एक साथ बहुत सारी छड़ें डाल देगा तो वह उन सभी को अकेली एक समय पर आकार आकार नहीं दे पाएगा और कई छड़ें जलकर खराब हो जाएगी, तो वहीं से आएगा। क्या टू मैनी आयरन इन द फायर का मतलब है टू बी ट्राइंग टू डू टू मैनी थिंग्स एट वंस। सोचो एक लोहार की भट्टी, फायर टू मैन आयरन, बहुत सारे लोहे गर्म कर रहे हैं, वह अकेला एक लोहा थोड़े नहीं मार पाएगा, यानी एक साथ बहुत काम शुरू कर दें। डोंट टेक डोंट टेक न्यू प्रोजेक्ट्स, यू ऑलरेडी हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। टच ए सोर स्पॉट, टच ए सोर स्पॉट का मतलब, टच ए सोर स्पॉट का मतलब है टू मेंटेन समथिंग दैट अपसेट्स और बोदर समवन, मतलब दुखती रग पर हाथ छेड़ना। टू मेंशन करना समथिंग दैट अपसेट और बोदर समवन मतलब टच ए सोर पॉइंट। टच ए सोर पॉइंट का मतलब क्या है? टू मेंशन समथिंग,
दैट अपसेट्स करता हो या बोदर्स करता हो किसी को। और ऐसी बात करना जिससे सामने वाला उदास या गुस्सा हो जाए, मतलब ये मेडिकल और शारीरिक दर्द से जुड़ा हुआ है। अगर आपके शरीर पर कोई चोट या घाव है, अगर कोई अनजाने में छू लेता है तो बहुत तेज दर्द होता है। इसी तरह से पुराने मानसिक दुख को याद दिलाना भी दुख होता है। मतलब टच इज और फोन, मतलब टू मेंशन समथिंग दैट अपसेट्स बोदर्स समवन। टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो का मतलब क्या है? टच एंड गो का मतलब है अनिश्चित है, अनसर्टेन है, रिस्की है, पॉसिबल फॉलोइंग, मतलब अनिश्चित और जोखिम भरा होना। ये पुराने जमाने के जो समुद्री जहाज है ना, वहां से है। जब कोई जहाज उथले पानी से गुजरता था तो वह समुद्र के निचले हिस्से को छूता था। ये पुराने ज़माने के समुद्र जहाज से आया है। जब कोई जहाज उथले पानी, मतलब कम पानी वाले शैलो वाटर में से गुजरता था तो समुद्र के निचले हिस्से को छूता था, मतलब टच, फिर आगे बढ़ जाता था। गो मतलब ये बहुत ही जोखिम भरा पल होता था, क्योंकि जहाज वहाँ फंस भी सकता था, वो डूब भी सकता था। टच एंड गो का मतलब टू मैन से समथिंग। हाँ, टच एंड गो का मतलब होता है अनसर्टेन एंड रिस्की होता था। वहीं से याद हो गया। मतलब बस छूकर टच निकल जाना जैसे एक्सीडेंट होते बाद, यानी उनमें बहुत नाजुक होते। द डॉक्टर सेड द पेशेंट कंडीशन इन टच एंड गो, मतलब डॉक्टर ने कहा मरीज की हालत बहुत नाजुक है, जोखिम भरी है। टच बेस विद समवन, टच बेस विद समवन का मतलब है टू ब्रीफली कॉन्टेक्ट समवन टू एक्सचेंज अपडेट्स, मतलब किसी के से संपर्क करना या थोड़ी बातचीत, हाल जानना, मतलब टच बेस विद समवन, टू ब्रीफली कॉन्टेक्ट समवन टू एक्सचेंज अपडेट्स। ये मुहावरा अमेरिका खेल के बेसबॉल से है, जब बेसबॉल रन पूरा करने का सुरक्षित रहने के लिए खिलाड़ी को भागकर बेस को छूना पड़ता है। वहीं से इसका मतलब है किसी के संपर्क से बनना। या आप अपनी बेस पर, मतलब घर या पुराने दोस्तों से समय समय पर टच करते रहते हैं ताकि अपडेट मिलता रहे। याद हो गया। आप अपने बेस मतलब घर या पुराने दोस्तों को समय समय पर क्या करते हैं? टच मतलब संपर्क करते रहते हैं ताकि क्या अपडेट मिल जाए। आई विल टच बेस विद यू नेक्स्ट, मतलब मैं अगले हफ्ते आपसे संपर्क करूंगा। आई विल टच, न है दो चीज, दो चीज, टफ चीज, टफ, TOUJ, मतलब ये है टॉग चीज, क्या है ये? चीज मतलब यूज टू शो लैक ऑफ सिंपैथी, मतलब ये तो तुम्हारी बदकिस्मती है, सहानुभूति नहीं दिखाना। 19वीं सदी में इंग्लैंड में माना जाता था कि पनीर चीज बहुत कड़क या पुरानी हो जाता है। दो यानी पुराना, हो टो यानी पुराना हो जाता है, उसे खाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ऐसा पनीर मिला तो सहानुभूति जताने के बजाय मजाक में कहते हैं कि ये तुम्हारी फूटी किस्मत, इसे ऐसे ही चबाओ। वहीं से आया, मतलब 19वीं शताब्दी में मतलब इंग्लैंड में माना जाता था कि पनीर बहुत कड़क या पुराना हो जाता है, इसे खाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके ऐसा पनीर मिला जो, तो लोग सहानुभूति जताने के बजाय मजाक कहते थे कि ये तुम्हारी क्या है, खोटी किस्मत, अब इसे ही चबाओ। अगर आपको खाने के लिए बहुत ही कड़क और सूखा, मतलब कड़क और सूखा मिल जाए तो कोई तरस ही खाएगा, सब कहेंगे भाई तुम्हारी फूटी किस्मत है। क्या है भाई तुम्हारी यू मिस्ड द बस, टफ चीज, तुम्हारी बस छूट गई, ये तुम्हारी बस की बदकिस्मती। दो कुकी मतलब ए स्ट्रॉन्ग रिजाइल्ड पर्सन नॉट इजीली बेटन। दो कुकी मतलब मजबूत इरादे वाले इंसान। ये मुहावरा 20वीं सदी के मध्य से अमेरिका में लोग, जैसे कुकीज, मतलब कुकीज का मतलब क्या होता है? बिस्किट, बहुत ही सख्त होती है, जिन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। वैसे ही जो इंसान मुश्किल परिस्थिति में नहीं टूटता वो टफ कुकी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? टफ कुकी। ये क्या है? टफ। टफ कुकी मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन, टफ कुकी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पर्सन। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पर्सन। वो टफ चीज का मतलब होता है टफ चीज, टफ चीज का मतलब होता है यूज टू शो लैक ऑफ सिंपैथी, मतलब टफ चीज मतलब कोई कड़क चीज है ना, उसे। एक ऐसी कुकी जो टफ है, ठीक है, चाय में डुबोने पर नहीं टूटती, यानी वह इंसान जो कभी भी मुश्किल से नहीं टूटता। टफ कुकीज का मतलब याद हो, टफ, टफ स्लीडिंग। टफ स्लीडिंग का मतलब क्या है? टफ स्लीडिंग मतलब डिफिकल्ट वर्क और प्रोग्रेस सिचुएशन हार्ड टू एडवोकेट एडवांस, तो मतलब कठिन परिस्थिति, मुश्किल रास्ता, प्रगति करने में बहुत कठिनाई होना, मतलब डिफिकल्ट वर्क या प्रोग्रेस, ये सिचुएशन हार्ड टू एडवांस थ्रू, मतलब इसे क्या बोलूँगा? टफ स्लीडिंग, टफ स्लीडिंग। अब ये स्लीडिंग का मतलब है बर्फ से फिसलने वाली गाड़ी, स्लेड। स्लीडिंग का मतलब क्या है? स्लीडिंग का मतलब है बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी, मतलब चलाना। अगर बर्फ अच्छी हो तो
गाड़ी आसानी से फिसलती है। लेकिन अगर बर्फ पिघल रही है, कीचड़ हो या रास्ता पथरीला हो, उसे गाड़ी पर खींचना बेहद ही क्या मुश्किल हो जाता है। हो गया याद? वापिस से देख लो, याद नहीं हुआ तो देखो। स्लीडिंग का मतलब होता है बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी चलाना। क्या होता है? बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी चलाना, फिर स्लीडिंग स्लाइडिंग बोलते हैं उसे। अगर बर्फ अच्छी हो तो गाड़ी आसानी से फिसलती, लेकिन अगर बर्फ पिघल रही हो, कीचड़ हो, रास्ता पथरीला मतलब टफ हो, तो उससे गाड़ी खींचने में बेहद मुश्किल हो, उसे क्या बोलेंगे? टफ स्लाइडिंग मतलब डिफिकल्ट टू वर्क टू प्रोग्रेस सिचुएशन मतलब हार्ड काम है। नेक्स्ट है टोंट टोट टाउट डी शूट टाउट टॉट डी शूट टॉट डी शूट मतलब इमीडिएटली एटवांस तुरंत फौरन इसी वक्त। ये फ्रेंच वाक्यांश है। इसका अंग्रेजी में सीधे इस्तेमाल किया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिक फ्रांस में थे, तो उन्होंने फ्रांसीसी लोगों ने ये शब्द सीखा कि वापस आकर इसी अंग्रेजी बोलचाल का हिस्सा बना लिया। इसमें कुछ समझ में ही नहीं है, तो इस ट्रिक के माध्यम से देखो। इसे बोलने से टूथ द स्वीटर टूथ टूथ द स्वीट टूथ द टूथ द स्वीटर टूथ द स्वीट्स जैसी आवाज आती है। तो स्वीट मतलब मिठाई, देखते ही बच्चों को तुरंत उसकी तरफ भागते हैं, मतलब इमीडिएटली एट वंस क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं? टूट द स्वीट 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 को देखकर बच्चे तुरंत उसकी तरफ भागते हैं। ट्रेड केयरफुली नेक्स्ट हमारा याद हो गया ना। कम डाउन स्टेट टूट द स्टेट मतलब इसी वक्त नीचे आओ। कम डाउन स्टेट, ये क्या कैसे याद किया था इसे? टूट डी शूट टूट डी शूट 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 मतलब स्वीट से याद किया। नेक्स्ट हमारा चलते हैं ट्रेड केयरफुली। ट्रेड केयरफुली का मतलब है टू एक्ट केयरफुली टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक, मतलब फूंक फूंक कर कदम रखना। ट्रेड केयरफुली का मतलब है फूंक फूंक कर कदम रखना, इजी है। ट्रेड का अर्थ होता है यहाँ पर चलना पैर रखना। पुराने समय में जो लोग जंगलों में ऐसे रास्ते से गुजरते थे, बारूदी सुरंग या जाप से उन्हें खतरा, तो उन्हें बहुत देख कर पैर रखना पड़ता। ट्रेड का मतलब कदम रखना किसी अनजान खतरनाक जगह पर केयरफुली से। द बॉस इज एंग्री टुडे सो ट्रेड केयरफुली मतलब आज बॉस गुस्से में इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेंड्स ट्रिक्स ऑफ द ट्रेंड्स ये भी 2 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब methods and skills known only by experienced people। methods and skill known only by experienced people मतलब किसी काम या धंधे की गुप्त हुनर चालाकियों को सिर्फ अनुभवी व्यक्ति पता होती है। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स का मतलब होता है मेथड एंड जो स्किल्स है ना, नॉन ओनली बाय एक्सपीरियंस पीपल मतलब ट्रिक्स एंड ट्रेड। 16वीं शताब्दी में जब कोई नया लड़का किसी काम को सीखने के लिए उस्ताद है मास्टर के पास जाता था, तो अप्रेंटिसशिप, तो उस्ताद उसे सालों की मेहनत के बाद अपना व्यापार के वे गुप्त तरीके सिखाता था जिससे वो काम तेजी से बेहतर होता था। वहीं से आया ट्रेड यानी व्यापार। काम अपने काम से सबसे परफेक्ट तरीके से, ट्रिक्स मतलब शॉर्टकट से सिर्फ पुराने खिलाड़ियों को पता है। मतलब टिकट्स ट्रेड ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब है जो यानी व्यापार का काम है। ट्रेड का मतलब क्या है? व्यापार। अपने काम को सबसे बेस्ट तरीके से करने की जो शॉर्टकट ओनर है वो किसी पुराने खिलाड़ी एक्सपीरियंस के पास ही है। चलते नेक्स्ट की तरफ हम। माई अंकल थॉट मी द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड इन द मार्केटिंग। तो हम आ गए हमारे जो 1766 है ना उसके पास। उससे पहले बता देता हूँ, इस स्लाइड में देखना जो एक तो टर्न ए ब्लाइंड आई, ये एसएससी ने अब तक 14 बार पूछ लिया है। 14 बार मतलब हर एग्जाम में आता है। टर्न ये एसएससी टर्न एन ऑनेस्ट बनी, ये 7 बार पूछ लिया है। ये ट्रू कलर्स है ना, ये 5 बार पूछा है। और बाकी ट्रेन डी फियर ये भी 7 बार पूछा है। तो इसमें आपको ये जो बताया जी हाईलाइट कर रहे हैं ना, रखा है ना, उसे काफी अच्छी तरह से याद करना है। ये वही है टॉप 200 वाले हैं, ठीक है। उनका भी हम कराएंगे एक साथ रिवीजन। तो चलते हम, हमारा जो पहला है टू बी इजी एंड प्लीजेंट टू से मतलब टू बी इजी एंड प्लीजेंट टू से टू बी इजी एंड प्लीजेंट टू से का मतलब है बोलने में बहुत आसान, मधुर और महज होना। क्या होना?
बोलने में बहुत आसान, मतलब टू बी इजी एंड प्लीजेंट टू सेक एन ट्रिप ऑफ द टंग होता है, ट्रिप ऑफ। यह मुहावरा कहाँ से आया है? ये जीभ की गतिशीलता से आता है। कहाँ से आता है? जो जीभ की गतिशीलता है ना, वहां से आता है। जब कोई शब्द या नाम किसी हिचकिचाहट या रुकावट के जीभ में फिसल जाता है तो बहुत सहज लगता है। विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक हैमलेट में अभिनेताओं को स्वाद बोलने का निर्देश देते हुए इस तरह के भाव का प्रयोग किया था। क्या? यह मुहावरा जीभ की गतिशीलता से आता है। जब कोई शब्द, कौन सा मुहावरा? ट्रिप ऑफ द टंग है ना, ट्रिप ऑफ द। जब कोई शब्द या नाम बिना किसी हिचकिचाहट या रुकावट के जीभ में फिसल जाता है तो उसे बहुत सहज लगता है। विलियम शेक्सपियर ने वहीं से। अब इसमें कैसे याद करो? ट्रिप 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 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यात्रा या हल्का सा फिसलना होता है। अगर आपका शब्द अपनी जीभ से मतलब बिना अटके ट्रिप यात्रा कर ले तो समझो वो बोलने में बहुत आसान है। मतलब जो आपके मुंह मुंह से है ना, जल्दी से निकल जाए, वही है आसान। चलते नेक्स्ट की तरफ। जो ट्रिप ओवर वंस टंग, ट्रिप ओवर वंस टंग मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा ट्रिप ओवर वंस टंग मतलब टू मेक ए मिस्टेक वाइल स्पीकिंग, टू स्टम्बल ओवर वर्ड्स, मतलब बोलते समय लड़खड़ा जाना और शब्दों में गलती क्या करना, गलती कर बैठना। ये सारे रूप से वही पैर फिसलने से मतलब ट्रिपलिंग से आया। ठीक है। इस स्थिति का एक मेटाफोर है। जैसे चलते चलते आप आपस में फंसने से इंसान गिर जाता है, वैसे ही तेज घबराहट में बोलने वाले शब्द आपस में उलझे होते हैं तो इंसान गलत बोल बैठता है। मतलब ट्रिप ओवर वंस टंग कैसे याद करोगे इसे? जैसे चलते समय पैर से ट्रिप ठोकर खाने पर इंसान गिर जाता है। ठीक है। वैसे ही जीभ टंग से ट्रिप खाने का मतलब है शब्दों में ठोकर खाकर लफड़ाना। ट्रिप ओवर वंस टंग, ये थोड़ा याद कर लेना। ठीक है। चलते नेक्स्ट। ट्रिप द लाइट फैंटास्टिक। ट्रिप द लाइट फैंटास्टिक का मतलब टू डांस ग्रेसफुली, मतलब बहुत ही शानदार, आकर्षक और हल्के कदमों में नृत्य। ट्रिप द लाइट फैंटास्टिक ये मुहावरा कवि जॉन मिल्टन की जो 1645 की प्रसिद्ध कविता थी ना, कौन सी? ये वाली, ले एलेग्रो। इसमें उन्होंने लिखा कि कम एंड ट्रिप इट एज ये गो वो ऑन द लाइट फैंटास्टिक टॉप। मतलब यहाँ ट्रिप का पुराना अर्थ है हल्की कदमों से कदम ताल करना और नाचना, और फैंटास्टिक टॉय का मतलब है कलात्मक कार्य में। ट्रिप द लाइट फैंटास्टिक, ट्रिप द लाइट फैंटास्टिक का मतलब है टू डांस ग्रेसफुल, टू डांस ग्रेसफुल। नेक्स्ट है हमारा ट्रू कलर्स। ट्रू कलर्स ये इंपॉर्टेंट है। ट्रू कलर्स का मतलब है असली रंग दिखाना। क्या होता है? वंस रियल पर्सनैलिटी और बिलीफ, मतलब असली रंग दिखाना, असली रूप, वास्तविक चरित्र में। 1700 जो 18वीं सदी है ना, उसमें समुद्र डाकुओं ने शिप्स के झंडों को कलर कहा जाता था। जो जहाज के झंडे उन कलर, दुश्मन को धोखा देने के लिए युद्धपोत अक्सर किसी मित्र देश का नकली झंडा लगा देते थे, लेकिन हमला करने से पहले, ठीक पहले, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत उन्हें अपना असली झंडा यानी ट्रू कलर्स पहनाना पड़ता था। तो कैसे याद हो गया? ट्रू कलर्स का मतलब वंस रियल पर्सनैलिटी और बियर्स, मतलब अपना वास्तविक चरित्र दिखाना। याद हो गया? जब कोई अपना नकली मुखौटा उठाकर ट्रू मतलब असली कलर दिखता है तो उसका मतलब ये असली स्वभाव सबके सामने आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू ब्लू। ट्रू ब्लू को कैसे याद करोगे? बेहद ही वफादार, कट्टर और पक्का समर्थक। ट्रू ब्लू, ट्रू ब्लू मतलब एक्सट्रीमली लॉयल एंड अनवेवरिंग इन सपोर्ट। ये इंग्लैंड की कोर्ट शहर से है जो मध्यकाल में नीले रंग है ना के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ के रंगरेज एक नीला रंग बनाते थे जो धोने या धूप से कभी फीका नहीं पड़ता था। इसे कोवर ट्रिबुल या ट्रूबुल कहा गया जो कभी अपना रंग नहीं बदलता, मतलब वफादारी का प्रतीक था। याद हो गया? ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड तो सभी को पता है आपको। ये एन एडवांटेज दैट यू कीप अनटिल नीडेड, मतलब हुक्म का इक्का होता है ट्रम्प कार्ड का मतलब। टर्न एन ओनेस्ट पेनी मतलब टू मेक मनी इन एन ओनेस्ट, टू मेक मनी इन एन ओनेस्ट वे में। ये 14 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार एसएससी में? 14 बार। टू मेक मनी इन ऑनेस्ट पेनी, ईमानदारी से पैसा कमाना, नेक और हलाल से कमाए। पुराने समय में जो पेनी है ना, जैसे पेनी का मतलब क्या होता था? पैसा। जब सबसे छोटी और बुनियादी मुद्रा होती थी, गरीब से गरीब लोग क्या करते थे? हाड़ तोड़ मेहनत करके एक पेनी जोड़ते थे। यहाँ पर टर्न का पुराना
अर्थ व्यापार या काम के जरिए पैसों को घुमाना या अर्जित करना होता था। मतलब ऑनेस्ट मतलब ईमानदार और पेनी मतलब सिक्का। अगर आपको एक छोटा सिक्का पूरी ईमानदारी से याद हो गया होगा कि टर्न ऑनेस्ट पेनी, तो मैं थाला वो कर रहा हूँ। टर्न ए ब्लाइंड आई ये 7 बार पूछा जा चुका है। मतलब टू प्रिटेंड नॉट टू बी नोटिस समथिंग, अनदेखा करना। मतलब 1801 में कोपेनहेगन की प्रसिद्ध समुद्री लड़ाई के दौरान ब्रिटिश एडमिरल होरेसियस नेल्सन को उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पीछे हटने का सिग्नल दिया था, लेकिन नेल्सन ने एक आंख खराब ब्लाइंड थी, उन्होंने जानबूझकर अपनी अंधी आंख को दूरबीन लगाई और कहा मुझे वास्तव में कोई सिग्नल नहीं दिख रहा। वहीं से ही आ गया, ठीक है। मतलब टर्न ए ब्लाइंड आई वहीं से आ गया, और टर्न ए डीफ ईयर वहीं से है। टू डेलिबरेट इग्नोर व्हाट इज समवन, अनसुना करना किसी बात या ये मुहावरा टर्न ए ब्लाइंड आई की शारीरिक प्रतिक्रिया से प्राचीन काल में जब कोई किसी को इजी है ये भी। टर्न ए डीफ ईयर मतलब टर्न बैक द क्लॉक, मतलब टू गो बैक टू एन अर्लियर टाइम। टू बैक मतलब समय के पहिए को पीछे ले जाना, अतीत पुराने समय में लौटना। यह मुहावरा जो 19वीं सदी में मैकेनिकल घड़ियों से आने के बाद बहुत लोकप्रिय है। किसी कारणवश घड़ी गलत समय दिखाने लगती थी तो डे लाइट सेविंग बदलनी होती थी, तो घड़ी की सुइयां हैंड्स को हाथ में पकड़कर भौतिक रूप से पीछे घुमाया जाता था, वहीं से आया है ये, ठीक है। मतलब टर्न बैक द क्लॉक का मतलब है टू गो बैक द एन अर्लियर टाइम, ठीक है। मतलब ये घड़ी है, ठीक है, इसमें घड़ी की ये सुई है, ठीक है। अब इसमें गलत इसमें बज रहे 5, और इसने यहाँ बजा दी है, ये इतने आगे चले गए, 10 बजा दिए, ठीक है। अब टाइम देख रहा है यार, इतने जल्दी 10 तो नहीं बज सकते, तो वो क्या करता था, उसको यहाँ से सुई को पकड़कर वापिस यहाँ लेके आता था, और 5 बज जाता था, मतलब वापिस उसी समय पर आता था, वहीं से आया ये मुहावरा। चलते हैं नेक्स्ट हमारा। टर्न वंस कोट का मतलब है दल। टर्न वंस कोट मतलब टू चेंज योर बिलीफ फॉर लॉयल्टी, मतलब दल बदलना, दल बदल होना, अपनी वफादारी रातों रात बदलना। ये कहाँ से आया है? गृह युद्ध के दौरान सैनिक और राजनयिक अपनी पहचान के लिए विशिष्ट रंग प्रतीक वाले कोट पहनते थे। जब कोई सैनिक अपनी जान बचाने या फायदे के लिए पाला बदलता था, तो वह अपने कोट को अंदर बाहर पलट कर पहन लेता था, ताकि दुश्मन उसे अपना साथी समझे। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? टर्न कोट कहते हैं। नेक्स्ट है 1770। टर्न्स वंस हैंड टू मतलब टू ट्राई टू डू समथिंग दैट यू हैव नॉट डन बिफोर, मतलब किसी नए काम में हाथ आजमाना, कोई नया तरीका सीखने की कोशिश करना। ये प्राचीन कारीगर। टर्न वंस हैंड टू का मतलब है ये प्राचीन कारीगरी कप्तानों और मजदूरों से जुड़ा है। जब कुशल कारीगर अपना नियमित काम छोड़कर किसी पूरी तरह से अलग शिल्प उपकरण या कौशल को अपने हाथ को मोड़ता था, तो उसका मतलब है बहुमुखी प्रतिभा। मतलब इसका मतलब क्या है? टू ट्राई टू डू समथिंग दैट यू हैव नॉट डन बिफोर, मतलब टर्न वंस हैंड टू मतलब वही हो गया। टर्न वंस हैंड टू का मतलब है टू ट्राई डू समथिंग दैट यू हैव नॉट डन बिफोर। मतलब ये कैसे आए? ये वहां से आए जो पुराने कारीगर जो मजदूर एक्सपीरियंस होते थे ना, वो खुद का काम छोड़कर कुछ दूसरे मतलब शिल्प में उपकरण या कौशल की ओर हाथ को मोड़ते थे ना, टर्न करते थे, तो उसे क्या बोलते थे? बहुमुखी प्रदर्शित करता है। कैसे याद करोगे? अपने हैंड को किसी नए फील्ड की तरफ मोड़ना, टर्न मतलब मोड़ना, यानी उस काम को पहली बार करने की कोशिश करना, याद हो गया। टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है टू स्टार्ट बिहेविंग इन ए बेटर वे। टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब टू स्टार्ट बिहेविंग इन ए बेटर वे, मतलब नई सकारात्मक शुरुआत करना, सुधर जाना, नया जीवन शुरू करना। मतलब 16वीं शताब्दी में पुस्तकों के पन्नों से लीव्स से आया है, पत्तियां कहा जाता है, पुस्तकों के पन्नों को क्या कहा जाता है? लीव्स कहा जाता है। जब कोई विद्यार्थी पाठक एक पन्ना पूरा पढ़कर अगला पन्ना पढ़ता था टर्न ओवर, तो ये बिल्कुल कीरा साफ और नया पन्ना मिल जाता, तो वहां पर पुरानी गलतियां नहीं होती थी। वहीं से इसका अर्थ है कि नया अध्याय शुरू करना, क्या था? न्यू लीफ टर्न ओवर। मतलब टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब है बेटर वे, लिविंग ए बेटर वे क्या है? टू स्टार्ट बिहेविंग इन ए बेटर वे। टर्न ओवर मतलब नई जिंदगी जीना, एक सकारात्मक शुरुआत करना, सुधर जाना, नया जीवन शुरू करना। आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ प्रिजन ही डिसाइडेड टू टर्न ओवर ए न्यू लाइफ, टर्न ओवर ए न्यू लाइफ। 79 हमारा। टर्न पर्पल विद रेज। टर्न पर्पल विद रेज का मतलब है टू बिकम वेरी एंग्री विद रेज है ना, गुस्से से तमतमा जाना। ये कैसे आया? ये शुद्ध शारीरिक प्रतिक्रिया से आधार पर जब इंसान भयंकर गुस्सा होता था तो उसका ब्लड रक्तचाप तेजी से बढ़ता है।
चेहरे की सूक्ष्म नसों खून प्रवाह इतना तेज होता है कि चेहरा लाल और कभी ऑक्सीजन की अत्यधिक खपत के कारण बैंगनी या नीला भी पड़ जाता है। ठीक है, उसी से आया मतलब टर्न पर्पल मतलब गुस्सा होना। कैसे याद करोगे? रेज का मतलब ही भयंकर गुस्सा है, तो गुस्से के मारे चेहरे का रंग सामान्य से बदलकर बैंगनी हो जाना हो, तो गुस्से की वजह से। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट है 1780। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, इसमें जो 1790 है ना, ये एसएससी में 10 बार पूछा जाता है। ट्विस्ट समूह अनुसार में ये कितनी बार पूछा जा चुका है? 3 बार पूछा जा चुका है। टर्निंग पॉइंट है, ये भी 3 बार पूछा जाता है, बाकी एक एक बार पूछे जा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूँ, अगर आपने ये अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो टॉप 200 वाली सीरीज आपको देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे कौन से 1780 की तरफ। टर्न समवंस हेड मतलब टू मेक समवन टू प्राउड बिकॉज ऑफ प्राइज ऑफ सक्सेस, तारीफ या सफलता के कारण किसी का बहुत घमंडी बना देना। टर्न समवंस हेड मतलब है सफलता या तारीफ कर किसी को बहुत घमंडी बना देना। ये कहाँ से आया है? यह मुहावरा है ना 15वीं और 16वीं शताब्दी से पुराना है। जब कोई व्यक्ति अचानक बहुत अमीर या प्रसिद्ध हो जाता था, तो लोग उसकी अत्यधिक तारीफ करते हैं, इतनी इस तारीफ की इतनी इतना प्रभावित हो जाता था कि वह सामान्य रूप से देखना बंद और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सिर घुमा लेता था, मतलब घमंड में अकड़ता। कैसे याद करोगे इसे? जब कोई घमंडी घमंडी हो जाता है तो वह सीधे सीधे बात नहीं करता, वह गर्दन सिर या ऊपर तरह घुमाकर टर्न कर अकड़ कर चलता है, यानी सफलता से ऊपर सिर घुमा दिया, मतलब टर्न समवन साइड का मतलब टू मेक समवन टू प्राउड बिकॉज ऑफ प्राइज ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट हमारा जो कौन सा है 81। टर्न द कॉर्नर का मतलब है टू स्टार्ट और इम्प्रूव आफ्टर ए डिफिकल्ट पीरियड। टर्न द कॉर्नर मतलब किसी कठिन दौर के बाद सुधार या अच्छे दिनों की शुरुआत करना। टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर को क्या टर्न कर, यह कहाँ से आया? यह है नोवैन से आया, मतलब सेलिंग से आया और ड्राइविंग से आया। जब एक जहाज या गाड़ी किसी खतरनाक चट्टान या नुकीले मोड़ कॉर्नर को सुरक्षित रूप से पार कर लेती थी, मतलब नुकीले कॉर्नर को सुरक्षित टर्न द कॉर्नर को सुरक्षित, तो मुश्किल रास्ता खत्म हो जाता तो आपका रास्ता आसान हो जाता था। मतलब टर्न द कॉर्नर का मतलब है जब जब कोई क्या नो वैन ड्राइविंग साइड मतलब जब कोई एक जहाज है या गाड़ी है खतरनाक चट्टान या नुकीली मोड़, मतलब कॉर्नर का मतलब नुकीली मोड़, कॉर्नर का मतलब है नुकीली मोड़ को सुरक्षित रूप से पार कर लेती थी, तो मुश्किल रास्ता खत्म हो जाता था और आगे का रास्ता सफल हो जाता, मतलब जैसे कोई एक जहाज है, ये जहाज है, ठीक है, यहाँ देखो ये जहाज है और इसे जाना है यहाँ से, और ऐसा है, ऐसे पथ जा हुआ है, तो इसे जाना है यहाँ से इधर अंदर जाना है, तो ये क्या है? कॉर्नर, टर्न कॉर्नर मतलब इस कॉर्नर से इधर टर्न होगा तो ये कितना हार्ड होगा जहाज के लिए। गाड़ियों के लिए तो आसान इतना वो नहीं होता, ये जहाज के लिए बहुत वो होता है, तो वहीं से आया है ये। ठीक है, हो गए आसान याद। मान लीजिए कि कठिन अंधेरी गति से चल रही, जैसे आप कॉर्नर मोड़ आ जाए तो टर्न पार करके आपको बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टर्न द टेबल। इसका मतलब होता है टू चेंज ए सिचुएशन सो दैट यू नाउ हैव एन एडवांटेज, पासा पलट देना, परिस्थितियों को अपने पक्ष में ले लेना। अब ये कहाँ से आया? ये 17वीं शताब्दी में बोर्ड गेम से आया। कहाँ से आया? बोर्ड गेम मतलब शतरंज से। जब कोई खिलाड़ी हारने की स्थिति में होता था तो खेल की टेबल या बोर्ड की सारे रूप से घुमा देता था ताकि टर्न कर दिया जाता था। जैसे विरोधी की मजबूत गोटी आपके पास आ जाती तो उसी चीज को पलट दिया जाता था, वहीं से आता है क्या? टर्न द टेबल्स का मतलब होता है टू चेंज ए सिचुएशन सो दैट यू नाउ हैव एडवांटेज। ठीक है, वहीं से लड़ाई या गेम के दौरान टेबल को टर्न कर देना, पलट देना, खिलाड़ी नीचे था वो ऊपर आ जाए, पासा पलट गया। याद हो गया? टर्न द टाइड का मतलब टू रिवर्स द कोर्स ऑफ इवेंट्स वंस फेवर। टर्न द टाइड का मतलब है घटनाक्रम को अपने पूरे पक्ष में पूरी तरह से बदलने की हवा करो। अब ये कहाँ है? समुद्र की लहरों से आया है। टाइड का मतलब क्या है? लहरें, ज्वार भाटा से जुड़ा हुआ है। युद्ध के इतिहास में समुद्री जहाजों को हमले पूरी तरह इस बात पर निर्भर करते थे कि समुद्री लहरें किस तरफ बह रही है। जब लहरों का रुख बदलता तो हारती हुई सेना भी अचानक जीत की स्थिति में आ जाती थी, वहीं से है। टिकटाइड का मतलब है समुद्र का बहाव, जो बहाव आपके खिलाफ आ रहा है,
उसे टर्न आपने मोड़ दिया और अब लहरें आपके पीछे है, तो आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब टर्न द टाइड का मतलब है लहरों को मोड़ दिया, और मतलब टू रिवर्स द कोर्स इवेंट्स इन वंस फेवर, मतलब अपने फेवर में कर लिया। अब आप जल्दी जल्दी आगे। टर्न 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 का मतलब क्या है? टू ओवरटर्न कंप्लीटली, स्पेशली ये बोल्ट बोट है। कैसे याद करोगे टर्न 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 को? टू ओवरटर्न कंप्लीटली स्पेशल ओके बोट, मतलब पूरी तरह से पलट जाना, विशेषकर किसी नाव। ये इतिहास का है, नाविकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुहावरा। जब नाविक कछुए का शिकार करते थे तो वो अपन उन्हें उनकी पीठ के बल उलट देते थे। एक बार कछुआ पीठ के बल हो जाए तो वह खुद को सीधा नहीं कर पाता और ऐसा ही जाता था। इसी से नाव के पलटने का टर्न टल्टर कहा जाने लगा। मतलब टर्न टल्टर का मतलब टू ओवर टर्न कंप्लीट, मतलब कंप्लीटली पलट जाना। एक कछुआ जब उल्ट उल्ट जाता है ना, तो उसके पैर हवा में होते हैं और वह हिल नहीं पाता। ठीक वैसे ही जैसे एक्सीडेंट में कोई कार या नाव पूरी तरह पलट जाती है। नेक्स्ट हमारा 1700 से टर्न ऑफ वंस नोज एट, मतलब किसी चीज को बेकार या अपने स्तर को कुछ न सुन। टर्न ऑफ वंस नोज एट मतलब टू रिफ्यूज समथिंग बिकॉज यू थिंक इट इज नॉट गुड इनफ। जब मम्मी कोई ऐसी सब्जी लौकी बनाती थी तो आपको पसंद नहीं है, तो आप नोज को ऊपर टर्न लेते थे और खाने से मना कर देते थे। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है ए टाइम व्हेन एन इम्पोर्टेंट चेंजेस हैपन्स, मतलब मोड़ या ऐतिहासिक क्षण जहाँ से सब कुछ बदल दिए जाते थे। यह एक भौतिकी और भूगोल से आया है। जब कोई नदी या सड़क एक निश्चित बिंदु पर आकर पूरी तरह अपनी दिशा बदल लेती, तो उसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं। इतिहास और जीवन में उस क्षण को दर्शाता है। मतलब टर्निंग पॉइंट, ये तो इजी है। ये टाइम व्हेन इंपॉर्टेंट चेंज हैपन्स, मतलब इंपॉर्टेंट चेंजेस हैपन्स होने लगे। ट्विडल वंस थम्स, ट्विडल वंस थम का मतलब होता है समय गंवाना। टू डू नथिंग वाइल वेटिंग फॉर समवन, मतलब बेकार बैठना। ये आया 19वीं शताब्दी के, मतलब जब लोग खाली बैठते थे ना, उनके पास करने का कोई काम नहीं होता, तो वे अक्सर अपने दोनों हाथों की अंगुलों को आपस में अंगूठे में फंसाकर थम्स को एक दूसरे को गोल गोल घुमाते थे। ये बोरियत और खालीपन होता था। कहाँ से आया? ये आया है जो 19वीं शताब्दी है ना, के मध्य का है। जब लोग खाली बैठते थे तो उनके पास कोई काम नहीं होता था, तो वे अक्सर अपने दोनों हाथों को अंगुलियों को आपस में फंसाकर एक दूसरे को गोल गोल घुमाने लगते थे, तो मतलब बोरियत का काम था। ट्विंडल वंस थम्स मतलब टू डू नथिंग व्हाइल वेटिंग समथिंग। याद हो गया? जब आपके पास कोई काम नहीं होता तो फोन की बैटरी खत्म हो जाती, तो आप बैठकर अंगूठे को घुमाते ट्विंडल करते थे, यानी खाली बैठे हो। ट्वीट समन्स आर्म मतलब किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना या राजी करना, मतलब टू परsuade समवन टू डू समथिंग दे डोंट वांट टू। इसका मूल शारीरिक आतप या कुश्ती से। जब किसी को हाथ पीछे मरोड़ना उसे दर्द के मारे आपकी बात मानने पर मजबूर कर देता था। बात में इसका प्रयोग किसी को मानसिक रूप से राजी करने के लिए भी होगा। कैसे? याद करो, किसी का आर्म ट्विस्ट मरोड़ दिया तो उसे दर्द देकर आपने बात मनवा, समय हाथ ही नहीं मरोड़ना बल्कि इतना जोर देना कि वह ना ही खाए। एग्जाम, आई डोंट वांट टू गो टू द पार्टी बट ही ट्विस्टेड माई आर्म, मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता था लेकिन उसने मुझे चलने के लिए मजबूर कर दिया। नेक्स्ट हमारा अनचार्टेड वाटर, मतलब इन न्यू एंड अनफेमिलियर सिचुएशन विद अननोन रिस्क और डेंजर्स, मतलब अनजान और नई परिस्थिति जिसमें अनजान खतरे में। ये पुराने जमाने में जो समुद्री नक्शे चार्ट से आया है, मतलब अनचार्टेड वाटर्स, जहां पर नाविक समुंदर से ऐसे हिस्सों में जहाज ले जाते थे जो नक्शे पर दर्ज नहीं होते थे। अनचार्टेड तो उन्हें पता नहीं होता था, तो आगे क्या कहाँ छुपी हुई कोई चट्टान है या कहाँ खतरा है। याद कैसे? अनचार्टेड का मतलब है जिनका मैप न बनाओ, वाटर्स का मतलब है समुद्र, बिना मैप के अनजान रास्ते में नाव चलाना। नेक्स्ट है अंडर क्लाउड, जो आज का लास्ट है, मतलब शक के दायरे में होना, बदनामी स्थिति होना। इन्हें स्टेट ऑफ सस्पेंस और डिसफेवर, मतलब ये मुहावरा प्राकृतिक घटना से आया है। जब सूरज के सामने कोई काला बादल आ जाता है वो परेशानी छिप जाती है और अंधेरा साया पड़ जाता है। इसी तरह जब किसी व्यक्ति को चोरी या धोखे का आरोप हो तो उसके प्रतिष्ठा से काला बादल मंडराने लगता है। ठीक, अंडर द क्लाउड का मतलब ये है। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।